लेट्स स्पाइक क्राइम की कहानी। आप दाऊद को भले ही भारत का सबसे बड़ा डॉन कह लीजिए या फिर लॉरेंस को जरायम की दुनिया का उभरता हुआ सितारा, लेकिन किसी भी डॉन या गैंगस्टर में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपने गुंडई के दम पर सरकार बना दे या गिरा दे। लेकिन एक डाकू ऐसा था जिसका तो दबदबा ही कुछ और था। कहने को वो बिहार का बागी था जो सरकारी कागज पर खूंखार डकैत था, तो कईयों के नज़र में रॉबिन हुड था। और इसी रॉबिन हुड का 500 गांव पर ऐसा कंट्रोल था कि 10 एमपी और दर्जनों एमएलए की ताकत हमेशा अपनी मुट्ठी में रखता था। डकैती का रास्ता छोड़ के वो फूलन देवी की तरह नेता तो नहीं बना, पर इस डाकू ने बिना बंदूक छोड़े ही अपने पूरे खानदान को सियासत का पहरेदार बना दिया। क्या भाई, क्या बेटा, क्या बहू और क्या भतीजी, सब आज कहीं ना कहीं विधायक या सांसद है। तो देखिए, भारत के भगोरे डॉन दाऊद की कहानी तो आप बड़े दिलचस्पी से सुनते हैं। आज कहानी सुनिए ददुआ की, सत्ता और बंदूक की उस साझेदारी की जिसकी गवाही 2 राज्यों की जमीन और यूपी की सियासत देती है। लेकिन सवाल ये है कि कौन है ये ददुआ जिसके बारे में मैं इतना कुछ बता रहा हूँ। शुरुआत में मुझे भी कहाँ पता था कुछ, लेकिन ददुआ की कहानी जब से मेरे आंखों से होकर गुजरी है ना, तो मुझे दाऊद की कई कहानियाँ फीकी लगने लगी है। तो भला ये कहानी मैं आपको कैसे नहीं सुनाता। आइए तो ददुआ की कहानी भी एकदम शुरू से शुरू करते हैं। तो देखिए, ददुआ जो है ना, वो ददुआ बाद में बने। असल में उनका नाम था शिव कुमार पटेल, जिनका जन्म चित्रकूट के देवकली गांव में हुआ था। ऐसा नहीं था कि ददुआ बचपन से ही बागी थे। हथियार उठाने का फैसला उन्होंने तब किया जब उनके पिता को एक दबंग ने पूरे गांव में नंगा करके घुमाया और फिर उनकी हत्या कर दी। ये बात साल 1975 की है, जब पिता की शर्मनाक मौत देखकर शिव कुमार बदले की आग में जलने लगा। और फिर अपने बाप के मौत का बदला लेने के लिए शिव कुमार ने हथियार उठा लिया और बिहार का बागी बन गए। लेकिन जुर्म का रास्ता अपनाने के 3 साल बाद ही 1978 में उनकी पहली गिरफ्तारी हो गई। लेकिन ये शिव कुमार पटेल की कहानी का अंत नहीं था, बल्कि ददुआ की कहानी की शुरुआत थी। क्योंकि साल 1978 के बाद पुलिस ददुआ को कभी जिंदा पकड़ नहीं पाई। ददुआ जब जेल से छूटा तो चंबल के बीहड़ में जा पहुंचा। उस बीहड़ में जहां खूंखार डकैत राजा रागोली और गया कुर्मी उर्फ बाबा का राज चलता था। ददुआ उनके साथ ही 4 साल रहकर डकैती और तेंदुपत्तों का कारोबार बारीकी से सीखता रहा। लेकिन जब साल 1983 में राजा रागोली की हत्या कर दी गई और उनके साथ ही गया कुर्मी उर्फ बाबा ने पुलिस को आत्मसमर्पण कर दिया, जैसा आप बॉलीवुड की फिल्मों में देखते ही होंगे कि डाकू जिनका खौफ बहुत होता है वो एक दिन पुलिस के आगे आत्मसमर्पण कर देते हैं, अच्छे रास्ते पे चलने लगते हैं। लेकिन ददुआ उन डाकुओं में से नहीं था। इसलिए अपने दोनों सरदार के जाने के बाद ददुआ डाकू सूरजभान के साथ मिलकर बचे हुए डाकुओं का नेता बन गया और बीहड़ में डाकुओं के खौफ को कायम रखता है। लेकिन इसके अगले ही साल 1984 में सूरजभान भी पुलिस के हत्थे चढ़कर गिरफ्तार हो गया। फिर ददुआ ने अकेले ही अपने गिरोह को संभालने का फैसला किया और सभी डाकुओं का अकेला सरदार बन गया। देखिए, अब तक ददुआ डकैत तो बन ही गया था, लेकिन उनके नाम का खौफ ऐसा नहीं फैला था जिससे कि 50-50 कोस दूर तक माँ बाप अपने बच्चे को बोले कि सो जा, नहीं तो ददुआ आ जाएगा। लेकिन ददुआ की जिंदगी में ये दिन भी बहुत दूर कहाँ था। 84 के बाद 85 और फिर आया 20 जून 1986, जब ददुआ का आतंक जोर पकड़ने वाला था। इस दिन ददुआ ने रामू का पूर्वा गांव में 9 लोगों को मौत के घाट उतार दिया, क्योंकि उसे शक था कि गांव के लोग मुखबिरी कर रहे हैं। और यह आतंक तो साल 1992 वाले कांड के आगे कुछ भी नहीं था, जब मड़ैयन गांव के 3 लोगों की हत्या के बाद ददुआ ने पूरे गांव को ही आग के हवाले कर दिया था। इसी साल 1992 की बात है। ददुआ एक बार फतेहपुर के नरसिंहपुर का करबाहा गांव पे पुलिस के चंगुल में फंस गए थे। चारों तरफ पुलिस की फौज और बीच में ददुआ और उसके लोग। इस बार हालात ऐसी थी कि बचने की संभावना थी ही नहीं, पर इसे इत्तेफाक कहें या ददुआ की किस्मत, उसके साथ ही तो मारे गए। लेकिन ददुआ पुलिस के चंगुल से निकलकर भाग चले। जो पुलिस खूंखार डकैत ददुआ को पकड़ने में हर बार नाकाम रहती थी, उसी पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक ददुआ पर उस वक्त तक 400 मामले दर्ज थे, जिसमें 200 डकैती अपहरण और 150 से भी ज़्यादा हत्याएं शामिल थी। और ददुआ का ये आतंक किसी एक गांव, शहर या राज्य तक सीमित नहीं था, बल्कि यूपी में चित्रकूट से झांसी और मध्य प्रदेश के जबलपुर तक फैला था।
यानी एक ददुआ का खौफ 2 राज्यों में था। आगे ददुआ इसी खौफ के बदौलत राजनीति में किंग मेकर बनकर उठे। माना जाता है कि गया कुर्मी उर्फ बाबा, जिसके गिरोह से जुड़कर ददुआ डकैत बना, उन्होंने ही ददुआ को जाति के आधार पर काम करने और राजनीतिक समर्थन हासिल करने के महत्व का एहसास कराया था। फिर अपने राजनीतिक गुरु के दिखाए गए रास्ते पर चलकर ददुआ ने खुद को एक किंग मेकर बनाया, क्योंकि गरीब, शोषित और वंचित समाज में उनकी इमेज रॉबिन हुड की रही। देखिए, ददुआ का गैंग जो है ना, वो लोगों को लूट पाट के, जो बड़े बड़े लोग होते हैं उन्हें लूट कर काफ़ी अमीर बन गया था। काफ़ी अमीर माना जाता था ददुआ का गैंग, जो डकैत गिरोह था। और वो अमीर तो थे, साथ ही साथ वो गरीब लोगों की मदद भी करते थे, खूब मदद करते थे। आसपास के गांव में तो वो गरीब लड़कियों की शादियां भी करवाते थे, मजदूरों को कर्ज देते थे। कुछ इस तरह से एक वर्ग के लिए ददुआ मसीहा बन गया था। इस तरह कई गांव में ददुआ की अपनी पैठ बनने लगी। कुछ लोग उससे प्यार करने लगे थे, तो बाकी लोग इतना डरते थे कि उनकी मर्जी के बिना गांव में एक पत्ता भी नहीं हिलता था। ददुआ का फरमान हर किसी को मानना ही होता था। बुंदेलखंड में तो ददुआ का दहशत पर्यायवाची बन चुका था। राजनेताओं को ये बात भी पता थी। फिर धीरे धीरे ददुआ राजनीति में भी अपना दखल देना शुरू कर देते हैं। फिर ददुआ के फरमान से ही चुनावों में गांव में वोट पड़ने लगे थे। बताया जाता है कि ददुआ के 500 गांव में ग्राम प्रधान थे और उसका प्रभाव सीधे सीधे आसपास के 10 लोकसभा सीट और दर्जनों विधानसभा क्षेत्रों तक था। आलम यह था कि बुंदेलखंड में चुनाव कोई भी हो, बिना ददुआ के समर्थन के कोई जीत नहीं सकता था। फिर ददुआ के इसी खौफ का फायदा राजनीति दलों ने भी खूब उठाया। मतलब जिसके साथ ददुआ, प्रदेश में उसकी ही हुकूमत। और कुछ ऐसे ही ददुआ ने अपने बंदूक की दम पर कभी बसपा की सरकार बनाई, तो जब कभी बसपा से नाराज हो चले तो ददुआ का फायदा सपा ने उठाया। दूसरे डाकुओं की तरह ददुआ खुद तो कभी खादी पहनकर नेता नहीं बने, लेकिन ददुआ का भाई बाल कुमार पटेल मिर्जापुर से सांसद बने, तो बेटा वीर सिंह पटेल भी करवी से विधायक बना। वही बहू जिला पंचायत अध्यक्ष रही, तो वहीं उनकी भतीजी भी पट्टी से विधायक बनी। खुद ददुआ भले ही किंग मेकर बने रहे, लेकिन अंत में उनके साथ भी वही हुआ जो किसी खूंखार अपराधी के साथ होता है। लेकिन ददुआ की मौत सिर्फ उनके डकैत होने की वजह से नहीं गई, बल्कि राजनीति में किंग मेकर होने की वजह से गई। देखिए, पहले ददुआ का समर्थन बसपा के साथ था। फिर 2004 में ददुआ सपा के साथ जुड़कर सरकार बना लेते हैं। फिर इसी सरकार के रहते हुए ददुआ ने कुछ ऐसा किया जिसके बाद उन्होंने अपना राजनीतिक दुश्मन बना लिया। कहते हैं कि ददुआ ने समाजवादी पार्टी के इशारे पर बसपा के कई नेताओं की हत्या करवाई, ऐसा कहा जाता है। फिर इन हत्या के बाद जब आगे प्रदेश में दोबारा से बसपा वाली मायावती की सरकार बनी, तो उस सरकार ने ऑपरेशन ददुआ की शुरुआत की और ददुआ के आतंक को खत्म करने के लिए यूपीएसटीएफ को तैनात कर दिया गया। पैसे को पानी की तरह बहाया गया। ददुआ पर 10 लाख का इनाम भी घोषित किया गया। फिर आखिरकार साल 2007 में 22 जुलाई को एक ऑपरेशन के दौरान पुलिस मुठभेड़ में इस खूंखार डाकू को मार गिराया गया। वो डाकू जो जिंदा रहते हुए कभी पुलिस के हाथ नहीं आया। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि मरने के बाद वो लोगों के लिए भगवान बन गया। एक मंदिर में उनके लिए एक जगह सुनिश्चित की गई। दरअसल ये कहानी ना 1992 की कहानी से जुड़ी हुई है। याद कीजिए, अभी की कहानी में ही पीछे मैंने आपको बताया था कि जब ददुआ फतेहपुर के नरसिंहपुर गांव में पुलिस के बीच में फंस गए थे ना, जब चारों तरफ पुलिस था और बीच में ददुआ, उस दिन ददुआ ने मन्नत मांगी थी कि अगर वो इस बार बच गया तो गांव में, उसी गांव में मंदिर बनवाएगा, जो वो आगे 1996 में बनवाता भी है, क्योंकि उस दिन उसकी जान बच जाती है। लेकिन 11 साल बाद, 1996 की 11 साल बाद जब ददुआ की मौत हुई पुलिस इनकाउंटर में, तो उसी मंदिर में ददुआ और उसकी पत्नी कृष्णा की फोटो को स्थापित की गई। लोग आज भी वहां ददुआ की पूजा करते हैं। बताया था मैंने, बहुत सारे लोगों के लिए ददुआ किसी मसीहा की तरह थे, जिनकी वो मदद करते थे अपने पैसों से, और लोग आज भी उन्हें भगवान मानते हैं। वहाँ एक बागी जो डाकू बना और फिर भगवान, न जाने कितने ही लोगों की हत्या भी की उसने। ददुआ की एक पूरी कहानी आपने सुनी ही। आपको क्या लगता है, एक डाकू को भगवान मानना कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है? अगर आप उसी इलाके से आते हैं तो आप क्या सोचते हैं, वो भी कमेंट में ज़रूर बताइए। साथ ही साथ आज की इस कहानी को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। मैं पंचम प्रकाश आपसे मिलता रहूँगा किसी और सफ़र में, किसी और ऐसी ही दिलचस्प क्राइम की कहानी के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।
It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.